नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है आपके शहर में जाकर आपके रिपोर्टर से आपकी खबर बताने का, आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर से, जो कि है महादेव सट्टा बैटिंग ऐप से जुड़ी हुई। जी हां, महादेव सट्टा बैटिंग ऐप मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महादेव सट्टा ऐप में महादेव 300 पैनल से आईपीएल सट्टा संचालित करते बिहार के रहने वाले 5 अंतर्राज्यीय सटोरियों को कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया है। महादेव 364 पैनल से ये सब क्या है, ये सब भी आपको आगे विस्तार से बताएंगे। रायपुर पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन इनपुट पर यह कार्रवाई की गई है। ये सभी लोग कोलकाता में बैठकर महादेव पैनल 364 आईडी पैनल से आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगा रहे थे। मामले में 5 सटोरियों के साथ अब तक कुल 13 सटोरियों को गिरफ्तार कर चुका है। सभी सटोरिये बिहार के निवासी हैं, जो कोलकाता में फ्लैट किराए पर लेकर रहते थे, पैनल का संचालन करते थे। सटोरियों के पास से 7 लैपटॉप, 19 मोबाइल फोन, 7 पासबुक, 5 चेकबुक और 10 एटीएम भी जब्त किए गए हैं। गोपी यादव, महेश यादव, मिथुन कुमार यादव, मुकेश कुमार यादव और रुपेश कुमार यादव नाम के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है कोलकाता से। यह सभी जानकारी रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने दी है। अमरेश मिश्रा ने क्या जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसे पहले सुन लीजिए। महादेव ऐप के विरुद्ध चल रहे अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए कल पुनः एक पैनल कलकत्ता से पकड़ा है। इसमें 5 लोग जो पैनल चला रहे थे उनको पकड़ के लाया गया है। यह कौन सी पैनल की कार्रवाई होगी आपकी इस सीजन में? करीब लगभग 9वां पैनल इस सीजन का है जिसे रायपुर पुलिस ने पकड़ा है। 67 अरेस्ट। हाँ, ये एक फ्लैगशिप जो हमारा केस है उसको कायम किया गया है और उसके आधार पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो भी पैनल पकड़ाते जा रहा है उसमें लिंक करके हम लोग, चाहे वो फाइनेंशियल एनालिसिस हो अकाउंट्स का, चाहे वो नेटवर्क एनालिसिस हो, क्योंकि सारी चीज़ें अंत में दुबई में रुकती हैं। इसलिए उस फ्लैगशिप केस को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं ताकि सारे पैनल उस फ्लैगशिप केस का हिस्सा बने, उनके पूरे ट्रांजैक्शन उस फ्लैगशिप केस का हिस्सा बने। तो ये तो जानकारी थी आज की कार्रवाई की। हमारे सहयोगी अनमोल जुड़ रहे हैं। अनमोल, महादेव सट्टा ऐप में और कितने ऐप संचालित हैं? जैसा कि अमरेश ने बताया कि इसके तार जुड़ते हैं दुबई में। कितना बड़ा नेटवर्क है ये, क्या पेचीदगियां हैं और ये कार्रवाई कितनी पर्याप्त है पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए? देखिए नितेश, महादेव सट्टा ऐप हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये बहुत ही एक वास्ट नेटवर्क बनाकर रखा गया है, जिसमें कई लोग शामिल हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से लेकर के देश के कोने कोने से लेकर के, चाहे हम विदेश की बात कर ले। देखिए, आज सबसे बड़ी सफलता रायपुर पुलिस के हाथ लगी है। कोलकाता से 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है, जो बिहार के रहने वाले हैं। ये सटोरी जो हैं बिहार से बंगाल आया करते थे, फिर बंगाल से बिहार, ऐसे करके ही अलग अलग राज्यों में जाकर जो महादेव सट्टा ऐप है उसका संचालन करते थे। फिलहाल जो आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट, जो हम कहते हैं कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है हमारे देश में, इसमें जो है वो लोगों का पैसा लगाया करते थे महादेव सट्टा ऐप। घर में एक फ्लैट में का किराया लिए थे कोलकाता में और वहां बैठकर ये पूरा संचालन किया करते थे। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल, इस तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं ये भी बरामद किए गए हैं। तो अब देखिए, इसमें बहुत ही अहम जानकारी निकल कर आएगी जब जांच होगी, क्योंकि अब रायपुर की पुलिस को इनपुट मिली थी और बहुत ही पुख्ता सबूत मिलने के बाद रायपुर की टीम जो है ये कार्रवाई की है और कोलकाता से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया महादेव सट्टा ऐप मामले में। बहुत बड़ी बात है आज नितेश। ठीक है अनमोल, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच के बाद और अहम बिंदु पता चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनमोल। आगे बढ़ेंगे। महादेव सट्टा ऐप के बाद दूसरी जो छत्तीसगढ़ की चर्चित चीज थी, जो चर्चित विषय था, चुनावी मुद्दा था, यानी कि छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2021 में गड़बड़ी की बात करेंगे। सीजीपीएससी परीक्षा 2021 में हुई अनियमितताओं की जांच को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है और जल्द ही इस मामले पर कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद है। अभी सीबीआई की ओर से प्रकरण संबंधित तमाम जानकारियां मंगाई जा रही हैं, जिसके चलते जांच अभी शुरू नहीं हुई है। मामले को समझिए, क्या हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अधिसूचना जारी हुई है और जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी। और कार्रवाई शुरू करने से पहले सीबीआई की ओर से प्रकरण संबंधित तमाम जानकारियां मंगाई जा रही हैं, जिसके चलते जांच शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में राजनीति जरूर शुरू हो गई है।
कांग्रेस ने सीजीपीएससी मामले में भाजपा का पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा बता दिया है। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान कोई भी तरीके की अनियमितता नहीं हुई है। भाजपा षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए भ्रष्टाचार की बातें कर रही है। अब जो जांच कर रहे हैं, वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि कांग्रेस सवाल उठाने का कोई हक ही नहीं रहती है। युवा भाई बहनों के साथ ही कांग्रेस ने धोखा दिया है, सभी के साथ। सीबीआई जांच का निर्णय भाजपा सरकार ने लिया है। जांच की प्रक्रिया सेंटर में नोटिफाई हो गई है। कई लोग भाग रहे हैं और कई लोग देश छोड़ रहे हैं। जिन्होंने भी धोखा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ओपी चौधरी और सुशील आनंद शुक्ला के बीच जो वार पलटवार हुआ है, जरा उसे देख लीजिए, फिर सहयोगी का रुख करेंगे। कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और आज जब हमारी सरकार बनते ही हमने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है। सीबीआई जांच की प्रक्रिया सेंटर में नोटिफाई हो चुकी है, कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, कई लोग गायब हो गए हैं, भगोड़ों की तरह भाग रहे हैं, कई लोगों के देश छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में ये भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची हुई है। जो छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ जो अन्याय किया है, उसके हर एक को उसका हिसाब देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में हमारी सरकार के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, कोई अनियमितता नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसको छद्म रूप देके भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक छत्तीसगढ़ पीएससी की छवि को खराब करने के लिए उसमें भ्रष्टाचार की बातें की, पीएससी से उसकी सीबीआई से उसकी जांच कराने की बात की। अब सीबीआई से जांच करा रहे हैं और जो जांच करा रहे हैं उस चीज़ का हम मांग करते हैं उसको व्हाइट पेपर के रूप में सामने लाया जाए। रवि मिरी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अलग अंदाज में आज ये भी दिखाई दे रहे हैं। रोज शाम को दिखते हैं, लेकिन आज कुछ इनका भी अंदाज बदला हुआ है। गंभीरता है, क्योंकि मामला भी ये गंभीर है। रवि, सुशील आनंद शुक्ला खुली चुनौती दे रहे हैं, श्वेत पत्र जारी करने की बात कर रहे हैं। ओपी चौधरी कह रहे हैं कोई बचेगा नहीं, और इन सब के बीच है तो क्या है, बच्चों का भविष्य। क्या है जांच को लेकर अपडेट, कितना और इंतजार? अगर घोटाला हुआ है तो कब तक खुलेंगी परतें रवि, क्योंकि उनकी तो उम्र बढ़ती जा रही होगी। 21 और अब 24 चल रहा है। नितेश, आपने सही कहा, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे घोटाले के मामले में युवा पिस रहे हैं। 2021 का ये रिजल्ट है जिसमें मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। उसके बाद से विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने इसको बड़े स्तर में उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा, मंच से कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच करवाई जाएगी। राज्य में सरकार बनी और सीबीआई जांच की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, लेकिन अब तक इस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं दिखा है जिसमें पता चले कि जल्द से जल्द जाँच होगी। और जो 3 साल से जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि इस पर पारदर्शिता के साथ जाँच करवाई जाए और आरोपियों को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे भेजा जाए, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इसमें 2 बड़े चेहरे हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। सबसे पहला जो बड़ा चेहरा है वो टामन सोनवानी, जो पीएससी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। उन्हीं के नाम पर एक घोटाले का आरोप का पूरा जिम्मा उनके ऊपर ठहराया गया है और वो अभी फरार है। वो कहाँ है, कैसे हैं, किस जगह पर है, इसकी किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर एक पूरे घोटाले की जिक्र हुआ था और घोटाले की कहानी शुरू हुई थी। और उन्हीं के परिवार में 4 से 5 लोगों को बड़े बड़े अधिकारी बना दिया गया। तो उनसे पूछताछ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब सीबीआई एंट्री करेगी, सीबीआई पूछताछ करेगी, तो परत दर परत खुलेगा और टामन सोनवानी के परिवार वालों से पूछताछ किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि उनके परिवार वालों को कैसे नौकरी मिली। क्या उसको फिर से परीक्षण किया जाएगा, तब पता चलेगा कि इस पूरे घोटाले में कितनी सच्चाई है और अगर घोटाला हुआ है तो किस पर कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात रवि की, अब चार्जशीट की बारी आ रही है, एफआईआर की बारी आ रही है, नोटिफिकेशन हो गया है, जानकारी मंगा ली गई है किन किन लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, चार्जशीट में नाम दाखिल किए जाएंगे। क्योंकि ये फहरिस्त लंबी थी, जब आरोप लगाया गया था तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम थे, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा रवि। बिल्कुल नितेश, सिर्फ टामन सिंह सोनवानी की बात नहीं है, इसमें कई कांग्रेसी नेता है, कई अधिकारी है जिनके बच्चों के
नाम भी इस लिस्ट में शामिल है जिनको गड़बड़ या पीछे के रास्ते से पीएससी के मेरिट लिस्ट में लाया गया था, तो उन पर भी कार्रवाई होगी, उनसे भी पूछताछ होगी। तो ये सिलसिला है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। लेकिन एक दुखद बात है नीतीश की इस मामले में इस जो 2021 की भर्ती में जितने और छात्र थे उनकी भी भर्ती प्रक्रिया जो जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है उनकी भी भर्ती प्रक्रिया अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इस पूरे घटनाक्रम में वो बच्चे पिस रहे हैं। उनका भविष्य क्या होगा ये चिंताजनक है। और इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए रवि आपका धन्यवाद करता हूं, नई कोटि के लिए आपको साधुवाद भी करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए और अलग अंदाज पर बातचीत करने के लिए। बहरहाल चुनाव है और उसके खर्चे पे चर्चा चल रही है। एक संभाग में चारों तरफ चर्चा चल रही है उस लोकसभा सीट में कि खर्चे वाला ही जीतता है। आप कहे होंगे खर्चे पे चर्चा, खर्चे से जीत का क्या संबंध है भला भैया, बता दीजिए। तो देख लीजिए पहले ये रिपोर्ट, फिर बात करेंगे सहयोगी से और तमाम जानकारी विस्तार से बताएंगे, क्योंकि विस्तार न्यूज मतलब विस्तार से जानकारी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान होने के बाद बिलासपुर संसदीय सीट से एक अलग तरह की कहानी निकलकर सामने आई है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो यह बात सामने निकल कर आई है कि जिस प्रत्याशी ने ज्यादा खर्च किया है जीत उसी की हुई है। अगर बात 2024 लोकसभा चुनाव की करें तो निर्वाचन आयोग को अब तक दी गई जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रत्याशी तोखन साहू ने 42 लाख रुपए खर्च करने की जानकारी दी है। तो वहीं कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने 47 लाख रुपए खर्च करना बताया है। वहीं ये भी जानकारी सामने निकल कर आई है कि बिलासपुर में राहुल गांधी की जनसभा में लगभग 8.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा के दौरान लगभग 9 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। हालांकि इस बार नतीजे क्या होंगे ये तो अभी नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तोखन साहू से ज्यादा खर्च करने की जानकारी स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों को दी है। हालांकि इसमें अभी एजेंटों का खर्च जोड़ना बाकी है। वाह, ये थी रिपोर्ट और आपने देख ली कि कहां के खर्चे पर चर्चा हो रही है। और इस खर्चे का पर्चा लेकर कौन आया है? बिलासपुर से हमारे सहयोगी आशीष भैया। आशीष जी, क्या है पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कौन ऐसा खर्चा करने वाले थे, कौन लोग थे जिनकी जीत सुनिश्चित हुई और पूरे बिलासपुर में इस खर्चे को लेकर हंगामा मचा हुआ है? जी हाँ नीतीश, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जो लोग थे जिन्होंने हमने जो आंकड़ा दिया आपने देखा भी होगा कि 2019 के चुनाव में, उससे पहले 2014 और फिर 2009, यानी दिलीप सिंह जुदेव और उसके बाद जो है यहाँ बिलासपुर के जो सांसद रहे उनके जाने के बाद जो लखन लाल, फिर उसके बाद तीसरे जो वो रहे, ये सब एक जो कयास जो लगाए जा रहे हैं इनकी जीत को लेकर सिर्फ इस बात को लेकर ही है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा खर्चा किया था उस दौरान। चाहे वो फिलहाल के जो डिप्टी सीएम अरुण साव रहे, वो भी सांसद रहे हमारे यहाँ से। तो कुल मिलाकर इन्होंने कांग्रेस की अपेक्षा में उस दौरान, उस समय जिस समय ये खर्चा हुआ, उस समय इन्होंने कांग्रेस के अपेक्षा में ज्यादा किया था। और फिलहाल जो आंकड़े इस संकट की घड़ी में अगर बिलासपुर में ये चर्चाएं चल रही हैं तो देवेंद्र यादव थोड़ा तो संतुष्ट हो गए होंगे कि चलो खर्चे से कहीं थोड़ी संतुष्टि मिल रही है, 4 तारीख तक रिलैक्स है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी जब चुनाव खत्म होता है तो अपनी अपनी तरह से कयास लगाते हैं। हर किसी को जीत की थोड़ी सी भी संतुष्टि, थोड़ी सी भी संभावना होती है तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए सुखद होती है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो है, यदि वैसे देखेंगे जो एक तरह से जिसको अपन कहें कि फिलॉसफी के तौर पर यदि देखते हैं तो देवेंद्र यादव को संतुष्टि तो होनी चाहिए, लेकिन जब माहौल की बात करते हैं, जब लोगों के बीच ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं, जब मुद्दों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भी भारी दिखता है। नीतीश, पुरुष वंदन योजना, महतारी वंदन योजना जैसी चल रही है, एक जगह है बिलासपुर में, वहां के लोगों ने मांग की है कि पुरुष वंदन योजना भी चलाई जाए। क्यों चलाई जाए, क्या है उनकी मांग, ये देख लीजिए, फिर समझेंगे अपने रिपोर्टर से कि उनकी मांग को लेकर आखिर क्या क्या किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पूर्व विधायक का गांव है पौसरा धुरीपारा। इस गांव से बड़ी विचित्र मांग उठ रही है। इस गांव के लोग पुरुष वंदन योजना देने की मांग कर रहे हैं और वो इसका तर्क देते हुए कहते हैं कि इस गांव के आसपास क्षेत्र में रहने वाले आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नियां दुनिया छोड़कर चली गई हैं और 2 से 3 बच्चों को संभालना इन पिता की जिम्मेदारी में आ गया है।
बस यही गुजर बसर चला थी साहब, अब नहीं तो कहाने लगी भाई। वो तो झोपड़ी भी है, वो में आ रही सी आवास, वो आवास वो अपने आप रुक गए। वो भूपेश बघेल अपन तरफ से दिए रही से कहा वो आवास हो दे हारिस तो रुक गए नहीं इसका बंद हो गए। तो भाई जी गुजर गए हैं, हम और बच्चा बन कर लेके मैं रखे हैं दो ठो। अब सरकार तो मौका कोई देवे नहीं कर रहे। विस्तार न्यूज की टीम ने ऐसे ही 10 गांवों का जायजा लिया और इसमें नगोई, धूरीपारा, पौसरा, सिलरा, पिपरा, मटियारा जैसे गांव शामिल हैं। धूरीपारा पौसरा गांव पूर्व विधायक रजनीश सिंह का गांव है, जहां के लोग मुखर होकर अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं। पानी भर जाती बरसात में, पानी वानी भर जाती थी, कितनी नाली वाली सब पीती पीती जाती थी, तो बहुत परेशानी है। गर्मी में तो वही अब पानी वानी की परेशानी चाहिए, लगे है टेप नल वगैरह थे तो परेशानी चाहिए। अभी ये नाली में पानी नहीं जावे, कनेक्शन ही नहीं डाले हवा। क्योंकि यह क्षेत्र पुरुष प्रधान है और ज्यादातर घरों में महिलाएं नहीं है, इसलिए ही बच्चों की जिम्मेदारी भी पुरुषों की है और वह दिन भर महिलाओं की तरह ही खाना बनाने के अलावा बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम भी कर रहे हैं। यही नहीं, यहाँ के ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों को भी अपनी शिकायत बताई है और उन्हें अपनी समस्या के समाधान का इंतजार है। तो ये समस्याएं थी और आशीष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, इन्हें क्यों पुरुष वंदन योजना की मांग की जरूरत पड़ी और इन्होंने कहां-कहां गुहार लगाई है? नितेश, ये बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, हम ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे कि गांव की समस्या क्या है, लेकिन जब हम लोग बुजुर्गों से बात किए, वहाँ के रहवासियों से बात किए, तो उन्होंने जो मामला सामने लाया वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। क्योंकि वो उस गांव में जो रजनीश सिंह जो पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, वो गांव है धूरीपारा पौसरा, और वहाँ में लगभग जो है 10 से 20 गांव आसपास के भी ऐसे हैं जिनमें जो है जिनकी पत्नियां नहीं है और पति जो है घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं। तो उनकी यही एक मांग थी कि जिस तरह आज सरकार जो है महिलाओं को पुरुषों के बराबर मानती है हर चीज़ों में, तो हम पुरुष भी ये चाहते हैं कि कम से कम जो महिला वंदन योजना उनको जो मिल रही है महिलाओं को, वो पुरुषों को भी मिले। और कुल मिलाकर के सिर्फ महिला वंदन योजना के अलावा भी वहाँ जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है, कच्चे आवास, कुल मिलाकर के जो मकान है वो कच्चे आवास आवेदन जो दिए हैं वो ठीक तरह से उसका आवेदन का पालन नहीं हुआ है। इसके अलावा और भी अपनी जो सुविधाएं थी घर लेकर क्रेडा ने जो जल योजना बताई हैं, अपने दर्द दिल का हाल बताया है और कुल मिलाकर उनका जो मार्मिक पहलू ये था, मांग ये थी प्रशासन से कि साहब हमें भी सरकारी सुविधाएं पहुंचा दो और अगर नहीं दे पा रहे हो तो कुछ ऐसी योजना दे दो। और आशीष पहुंच गए उनका दर्द पूछने, तो उनके मन का दर्द निकल आया। आशीष, बेहद शानदार खूबसूरत रिपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं जो जागरूकता से जुड़ी हुई हैं, आपकी सतर्कता से जुड़ी हुई हैं और विस्तार न्यूज सतर्कता पर भी, सुरक्षा पर भी और आपके हित पर भी नजर रखता है। उन पर गौर फरमा लीजिए और फिर आगे मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। सरगुजा के अंबिकापुर पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है। कई सालों से वर्चुअल फैशन असिस्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बेरोजगारों से ठगी कर रही थी। कंपनी बेरोजगारों को 4 दिन की ट्रेनिंग देती थी और फिर रुपए के एवज में कपड़ा दिया जाता था, वो भी बाजार मूल्य से दोगुने दर पर। इसके बाद उसे बेचकर कमाने को कहा जाता था। साथ ही दूसरे बेरोजगारों को भी कंपनी ज्वाइन कराकर फंसाने का झांसा देने के लिए कहा जाता था, जिस कारण सैकड़ों बेरोजगार कंपनी के जाल में फंसे थे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और ठीक कुछ ऐसा ही हुआ। फैशन असिस्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत हुई है और कार्रवाई हुई है। सीमा के रहने वाले प्रार्थी बालेश्वर राजवाड़े ने थाना गांधीनगर में 19 फरवरी 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि नवापारा में एक वर्चुअल फैशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है, जिसके सीईओ विनय जायसवाल और एमडी सुनील जायसवाल है। इन लोगों के संपर्क में आकर के इन्होंने जो प्रार्थी था इस कंपनी में नौकरी करना चालू किया। नौकरी के एवज में इसने 70,000 रुपये दिए थे और 70,000 रुपये के बाद में 4 दिन की इसने ट्रेनिंग की थी। ट्रेनिंग करने के दौरान ये सीईओ और एमडी के द्वारा ये झांसा दिया गया प्रार्थी बालेश्वर राजवाड़े को कि वो इस जगह पे मेरे को गलत झूठ बोल के इस जगह बुलाया गया कि इस जगह पे नौकरी आपको मिलेगा, नौकरी मिलने के बाद आपको इस जगह पे हर महीना पेमेंट मिलेगा, आपको अच्छा काम है, मस्त काम है, करके बुलाया गया। मैं इस जगह पे मेरे को पूरा 70,000 रुपये लेके आया घर से, और वो पैसा सर मैं घर से एकदम लड़ के झगड़ के और क्या बोलते हैं ज़मीन को गिरवी रख के बेच के मैं इस जगह पे आया। पैसा वो कर्ज भी लिया था, मैं ज़मीन को भी गिरवी रखा और बेचा भी और कर्ज लेके आया घर से एकदम लड़ के आया। घर वाले मेरे घर से बाहर भी निकाल दिए हैं।
देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, झांसे में ना आए, और अगर आप फंस गए हैं तो अब आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं। फोन लाइन पर दिलीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या इन युवाओं के पैसे अब वापस किए जाएंगे? क्या ये फर्जी कंपनी थी, और अगर फर्जी थी तो कैसे संचालित हो रही थी इस तरह से धड़ल्ले से, ये भी सवाल है। जी देखिए, ये युवाओं को ठगने के लिए इन्होंने कंपनी एक्ट के तहत दो युवकों ने मिलकर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया था और इसके सारे दस्तावेज कंपनी के लीगल थे। लेकिन जो इनका काम करने का जो तरीका था, जिस तरीके से बेरोजगारों को ये झांसा देते थे नौकरी का और मोटी कमीशन का, तो वो जो बेरोजगार युवक थे इनके झांसे में आ जाते थे और जब इसके चक्कर में फंस जाते थे तो इनके द्वारा ये कहा जाता था कि और आप अपने जो साथी हैं उनको भी हमारे कंपनी में शामिल कराइए, उनको भी रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा एक गिरोह इनका लंबे समय से चल रहा था और लोग ठगे जा रहे थे। ये 4 महीने पहले लोगों ने शिकायत की, उसके बाद अब पुलिस ने इसमें जाकर कार्रवाई की है। 4 महीने दिलीप, 4 महीने चैन इन कंपनी। दिलीप, जैसा कि इस पूरे मामले को देखकर समझ में आ रहा है, ये चैन इन कंपनीज हैं। साफ तौर पर जो कंपनी अधिनियम है उसमें ये चीज वर्जित है और ये चैन बनाकर ये जो कमाई की बात की जा रही है ये भी इलीगल है। और 4 महीने की जैसे कि आपने बात की, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। पुलिस इसमें सिर्फ सफलता का हार नहीं डाल सकती है, जिम्मेदारी, जवाबदेही भी उसे लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, इसलिए जिम्मेदारी लेना पड़ेगा पुलिस को, क्योंकि इसमें ठगी के कई बेरोजगार ठगी के शिकार हुए हैं। लेकिन सिर्फ इसमें एक ही जो पीड़ित था उसका FIR दर्ज किया गया है। अगर जितने पीड़ित हैं, लगभग 100 से अधिक पीड़ित सामने आए थे पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक का FIR दर्ज किया। अगर सभी का FIR दर्ज किया गया होता तो इनके खिलाफ कड़ी और भी धाराएं जुड़ सकती थी और इनको कोर्ट से जमानत नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का ढील मुल रवैया था, खाना पूर्ति का मामला था, इसलिए पुलिस ने FIR तो दर्ज कर लिया है। लेकिन आने वाले दिनों में अब देखना ये होगा कि ये जो कंपनी चल रहा था ये क्या बंद बिल्कुल होती है दिलीप, और आने वाले दिनों में पुलिस को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। जो जितने भी केसेस आए हैं, इस खबर को जो भी देख रहा है विस्तार न्यूज के माध्यम से, जो इस कंपनी के झांसे में आए हैं, आप जाएं और पुलिस से दरख्वास्त करें कि मामला दर्ज करें और इस तरह की चैन मेकिंग कंपनीज के झांसे में बिल्कुल भी ना आए, बिल्कुल भी ना आए। और धन्यवाद दिलीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है और महामतदान आ गया है। लेकिन कहां किसने कितने दौरे किए, मिशन 29 के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने कितनी ताकत लगाई है, ये देखना दिलचस्प है। और ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम सहयोगी अपने स्टेट ब्यूरो श्याम सिंह तोमर जी के पास। मध्य प्रदेश में चौथे और आखिरी चरण का मतदान सोमवार 13 मई को है। MP की बची 8 सीटों पर मतदान होना है। शनिवार शाम को प्रचार थम चुका है। इससे पहले दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी ने प्रचार में पूरा जोर लगाया। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 16 मार्च से चुनाव प्रचार शुरू हुआ था। इन 57 दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने पूरा प्रदेश नापा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे ज्यादा 197 सभाएं की। पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने भी 66 सभाएं की। कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवानी ने 130 सभाओं को संबोधित किया। वहीं राष्ट्रीय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रदेश में सक्रिय रहे। PM मोदी ने 7 दिन में सभा और रोड शो के जरिए सीधे तौर पर 10 लोकसभा सीटों को कवर किया। अमित शाह ने भी 10 जगहों पर पहुंचकर सभा और रोड शो किए। उन्होंने मध्य प्रदेश में 4 दिन प्रचार किया। JP नड्डा 4 दिन में 7 लोकसभा सीटों पर पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी 29 सीटों पर पहुंचे। उन्होंने 185 विधानसभा सीटों को कवर किया। पूर्व CM ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इस बार सबसे ज्यादा सड़क मार्ग से यात्राएं की। 21 सीटों पर 66 सभाएं और 16 रोड शो किए। 5 जगहों पर रात्रि विश्राम किया। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लगभग पूरा प्रदेश नापा। आम सभा, नुक्कड़ सभा, रैली, बैठक सब मिलाकर उनके 130 कार्यक्रम हुए। वहीं दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ में मतदान के बाद 9 मई से 11 मई के बीच 4 कार्यकर्ता सम्मेलन, 5 नुक्कड़ सभाएं और 5 आम सभाएं की। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का मध्य प्रदेश में मिशन 29 पर पूरा फोकस नजर नहीं आया। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिनी चुनी सभाएं की।
जिसमें राहुल गांधी ने 3 दिन में सिवनी, शहडोल, भिंड, जोबाट, सेगांव में सभा की। वहीं प्रियंका गांधी मात्र 1 दिन में 2 सभाएं ही कर सकी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मात्र 1 सभा की। कांग्रेस के प्रचार ने भले ही सबका ध्यान अपनी ओर न खींचा हो, लेकिन नेताओं के बयानबाजी ने खूब सुर्खियां बटोरी। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रियंका गांधी तक के बयान मध्य प्रदेश में खूब चर्चा का विषय बने। दोनों ही पार्टी के स्टार प्रचारकों ने अपनी अपनी रणनीति का सहारा लिया। पार्टी लाइन पर चलते हुए किसी ने बयानों से सुर्खियां बटोरी तो किसी ने पलटवारों से। हालांकि जनता के दिल तक उतरने का काम किसने किया है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये थी जानकारी, लेकिन पैटर्न भी समझना जरूरी है और इसे समझाने के लिए श्याम जी से बेहतर मुफीद चेहरा कोई हो ही नहीं सकता है। श्याम जी, क्या पैटर्न आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हावी है, इससे पहले प्रचंड जीत भी हासिल कर चुकी है और इस प्रचार प्रसार को अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चेहरों को जोड़कर देखा जाए तो कैसा आप देखते हैं? क्या पैटर्न है, क्या परिवर्तन है, क्या अलग है, क्या अनोखा है? देखिए नीतीश, हमको ये लगता है कि ये जो पैटर्न है, आक्रामक जो है रणनीति है, वो दिखाई देती है कि आप लगातार जुटे रहें। सीएम क्योंकि चेहरा है, स्टार प्रचारक की सूची में भी शामिल है, इसलिए लगातार उनका फोकस बनाए रखा गया। 29 की 29 सीटें, बहुत बड़ी बात होती है कि सभी सीटों पर जाना, उसमें से कुछ जगह रात्रि विश्राम भी करना, यानी लोगों से मिलना जुलना। रात्रि विश्राम नहीं होता है, दरअसल वो लोगों से मिलने जुलने का एक तौर तरीका होता है। तो ये पैटर्न हमको साफ दिखाई दे रहा है कि आक्रामक ढंग से इस बार प्रचार किया। मुख्यमंत्री लगातार जुटे रहे, प्रदेश अध्यक्ष जुटे रहे, पूर्व मुख्यमंत्री जुटे रहे, इसके अलावा जो अन्य जो चुनाव प्रबंधन कमेटी के सदस्य वो भी जुटे रहे, यहाँ तक कि संगठन महामंत्री हितानंद भी जुटे रहे। तो आक्रामक ढंग से सभी सीटों पर पहुंचना, लोगों को ये दिखाना कि भाजपा ही वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं आपके बीच आती है, हर नेता आप तक पहुंचता है। नीतीश। श्याम जी, इस बार एक चीज और देखने को मिली, अलग मिली इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जातिगत जनगणना का मुद्दा काफी व्यापक तौर पर चर्चा का विषय रहा। ये भी देखा गया कि नेता जहां जहां गए, अलग अलग वर्गों को साधने के लिए वहां के वार्गिक जो अध्यक्ष रहे, जो मुखिया रहे, उनको भी साधने की कोशिश की गई। क्या इस चुनाव प्रचार में ऐसी कवायदें बहुत ज़्यादा हुई? कहां सबसे ज़्यादा जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई? किस तरह से इस बैठकों का लाभ मिलता है? देखिए, जो हमको पैटर्न दिखाई दिया, ये भी दिखाई दिया कि मोदी जैसे आए, उन्होंने जो रैलियां की, रोड शो किए, स्थानीयता को महत्व दिया, स्थानीय मुद्दों की बात की। कहीं ना कहीं इसके साथ साथ में जातिगत समीकरण हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरी है, चुनाव में हावी रहता है। तो आदिवासी हो, एससी हो, इसके अलावा ओबीसी हो, जहां गए उनके बीच की बात करना, उनके नेताओं की बात करना, उनके महापुरुषों की बात करना, ये कनेक्टिविटी दिखाना कि देखिए हम आपको कितना अंदर तक, कितने गहरे तक जानते हैं। ये जो है पैटर्न जो है अपनाया गया, ताकि लोग कनेक्ट कैसे होंगे, आखिर कनेक्ट होंगे तभी तो मतदान करेंगे आपके फेवर में। इसी रिपोर्ट को थोड़ा सा मैं विस्तार दूंगा। श्याम जी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। इस विस्तार को समझ लीजिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव से जोड़कर फिर परिचर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या है, देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में हो रहा है और 29 सीटों पर 4 चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। कल चौथे चरण का मतदान है। 3 चरणों में 21 सीटों पर मतदान हो चुका है। 8 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। सभी 29 सीटों को जीतने के लिए प्रदेश में बीजेपी संगठन के सभी नेताओं ने जी तोड़ मेहनत की है। चुनाव में प्रचार के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिन रात एक कर दिए हैं। अकेले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो उन्होंने लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से एक दिन भी आराम नहीं किया है। लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। 29 लोकसभा सीटों पर पहुंचे हैं। इस दौरान 185 विधानसभाएं कवर की हैं। 230 विधानसभाएं हैं मध्य प्रदेश में। यहां उनके कार्यक्रम हुए हैं। मुख्यमंत्री ने 197 सभाएं ली हैं, 56 रोड शो किए हैं और 29 में से 22 प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल भी हुए हैं। सीएम 13 अलग अलग जिलों में रातों को भी रुके हुए हैं और श्याम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
श्याम जी, क्या इस प्रचार को चरमोत्कर्ष माना जाए, चरम माना जाए, या इससे पहले भी कुछ ऐसे उदाहरण आप अपने पॉलिटिकल जर्नी में देख रहे हैं कि जिसमें इससे भी ज्यादा किसी मुख्यमंत्री ने प्रचार प्रसार किया हो? 230 विधानसभाओं में 185 विधानसभाएं कवर की हैं डॉक्टर मोहन यादव ने। देखिए नीतीश, ये प्रचंड प्रचार है, ये प्रचंड प्रचार जो है इससे पहले भी, हालांकि भाजपा का यही तरीका होता है कि आक्रामक ढंग से इस तेवर कलेवर के साथ जनता के बीच में जाती है कि जनता बाकी सब भूलकर केवल भाजपा का जो मैनिफेस्टो उन्हीं बिंदुओं को याद रखती है, भाजपा के जो नेता कहते हैं उन्हीं को याद रखती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी यही किया, इससे पहले शिवराज को भी हमने देखा, लगभग यही पैटर्न उनका भी रहा है। और मोदी तो है ही, मोदी चेहरा है, वो भी इसी आक्रामक ढंग की जो है रणनीति अपनाते हैं प्रचार के लिए। नीतीश, श्याम जी, एक चीज और अब इन्हीं दो खबरों से जुड़ जाती है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। धुआंधार खर्च, धुआंधार प्रचार, धुआंधार दौरे तमाम दलों के, और तमाम जो प्रणालियां, सिस्टम की भी जो बार बार उनका रिपीटेशन होता है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर दी है। तो क्या ये सारी चीजें अब आने वाले समय में आधार बन सकती हैं, और इन चीजों को लेकर क्या वाकई जरूरत महसूस नहीं होती कि इतना ज्यादा मुख्यमंत्री यही समय, अगर एक समय में प्रचार हो जाएंगे तो सिस्टम को समय दे पाएंगे, जीतू पटवारी प्रतिपक्ष की या विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभा पाएंगे, उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे? नीतीश, आप बिल्कुल कह रहे हैं, इतना बड़ा देश है और वहाँ पर इतना बड़ा खर्च होता है इस पूरे चुनाव पर। बेहतर यही होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो है पैटर्न अपनाया जाए। इसके साथ साथ में ये भी ज़रूरी रहेगा कि भविष्य में इस पर सभी एक राय हो जाएं। सभी का एक राय होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमको वो स्थिति दिखाई नहीं देती। भाजपा एक राय है, लेकिन बाकी दलों का एक राय होना भी ज़रूरी है। अगर ये हो जाएगा तो वास्तव में समय, पैसा और श्रम तीनों बचेगा। बहरहाल इन दोनों खबरों से एक खबर का बोनस भी श्याम जी जुड़े हो तो दिलवा देता हूं। बैठक को लेकर क्या अपडेट है? आप कार्यालय में हैं, यहां पर बैठक होने वाली भारतीय जनता पार्टी की, उसे लेकर भी अपडेट दे दीजिए श्याम जी। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक है। दरअसल ये धन्यवाद बैठक, इसको ज़्यादा हमको कहना चाहिए। अभी तक जो 4 चुनाव थे, चौथा चरण जो अब होना है, इसमें लगातार कमेटियां मेहनत करती रही, ज़मीनी कैडर जो है काम करता रहा। तो एक तरह से उन कमेटियों को एक तरह का धन्यवाद जो है वो देने की एक कवायद है। साथ ही कल जो चुनाव होने हैं उसकी रणनीति भी तय की जा रही है कि आखिर कल जो है कैसे मतदाताओं को पहुंचाना है। जो 8 सीटें हैं उनको, खासकर मालवा और निमाड़ को जो फोकस करने को कहा गया है। इससे पहले लगातार बड़े चेहरे वहीं पर थे, तो आज उसकी समीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी जुड़ने के लिए, इस तर्कपूर्ण बातचीत के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त हो चुका है आगे बढ़ने का और अन्य खबरों की बात करने का, और उज्जैन का रुख करेंगे। हम उज्जैन का रुख करेंगे इस वक्त। उज्जैन में मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल उज्जैन में मतदान सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। दक्षिण विधानसभा के मतदान केंद्र 60 पर वोट डालेंगे और प्रशासन ने यहां पूरी तैयारियां कर ली हैं। संतोष कृष्णानी उसी बूथ पर मौजूद हैं। विस्तार न्यूज चप्पे चप्पे पर तैनात है कल आपको महा कवरेज बताने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। संतोष का मैं सीधा रुख करूंगा। संतोष, सीएम जिस बूथ में आने वाले हैं, आप उस बूथ में मुस्तैद हैं, खड़े हुए हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या चौक चौबंद सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, और मतदान को लेकर जो लगातार प्रशासन कवायद कर रहा है उसे लेकर भी क्या तैयारियां की गई? बिल्कुल नीतीश, बताने मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी में लोकतंत्र का महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भी मनाया जाएगा। और ख़ास बात है कि मुख्यमंत्री का गृह नगर है और इसीलिए दक्षिण विधानसभा मतदान केंद्र क्रमांक जो 60 है, यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद सुबह यहाँ पर पहुँचेंगे और पूरे मतदान केंद्र को आकर्षक तरीके से यहाँ पर साज सजा की गई है। और यहाँ पर सेल्फी जो पॉइंट है वो भी बनाए गए हैं। जो लोग धूप में आएंगे उनके लिए छायादार की व्यवस्था की गई है। और अभी हम अंदर अब आपको ले जाते हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ जो मतदाता आएंगे उनके लिए भी यहाँ पर आकर्षक तरीके से पूरे बूथ को सजाया गया है, मतदान केंद्र को सजाया गया है। ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। जो भी अपना मतदान करेगा वो इस सेल्फी पॉइंट पर भी आकर कहीं ना कहीं अपनी सेल्फी लेगा। सेल्फी के साथ कहीं ना जिस प्रकार आई एम प्राउड वोटर, इस प्रकार से मुख्यमंत्री भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर सेल्फी लेंगे, क्योंकि आपका वोट ही तय करेगा पूरा भविष्य और राष्ट्रहित में सभी को मतदान करना है। इसी प्रकार का पूरा बूथ पर संदेश दिया गया है।
वो संदेश के साथ कहीं ना कहीं आकर्षक तरीके से पूरे मतदान केंद्र को सजाया गया है। हम अभी आपको मतदान केंद्र पर भी ले जाते हैं, क्योंकि पूरे मतदान केंद्र पर रंग रोगन के साथ बैलून्स लगाए गए हैं। अलग अलग प्रकार से पूरे तरीके से सीसीटीवी के माध्यम से यहाँ पर निगरानी भी की जा रही है। पूरे मतदान जो कर्मी है उनको भी यहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है और पूरी तरीके से पूरे मतदान केंद्र को रेड कारपेट के माध्यम से सजाया संवारा गया है। हरियाली का भी संदेश दिया जा रहा है। जीरो बिल्कुल संतोष हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। संतोष, वहां संभवतः नेटवर्क की बाधा है, आप नेटवर्क में आके बात करेंगे तो और बेहतर होगा। आप कंटिन्यू करें संतोष। हाँ बिल्कुल नीतीश, बताना कि जो मतदान केंद्र बनाए गए यहाँ पर बड़े बुजुर्गों के लिए यहाँ खास व्यवस्थाएं की गई है। कुर्सियाँ लगाई गई है, सोफे लगाए गए हैं। पूरे मतदान केंद्र को यहाँ पर आकर्षक तरीके से साज सजावट के साथ स्मार्ट केंद्र भी बनाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह नगर है, दक्षिण विधानसभा आती है, वार्ड क्रमांक मतदान क्रमांक 60 है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ जो अन्य लोग भी यहाँ पर अपने अपने मत का उपयोग करेंगे, उनको भी यहाँ पर बेहतर सुविधा मिल सके। इंदौर की बात करेंगे क्योंकि इस बार लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का स्वाद यहाँ कुछ फीका सा सुनने में आ रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम द्वारा नाम वापस लेने के बाद इंदौर में चुनाव औपचारिकता भर रह गया है। कांग्रेस ने नोटा का प्रचार किया है और नोटा वर्सेस भाजपा की लड़ाई यहां बनती हुई दिखाई दे रही है। माहौल बन रहा है। अब देखना है कि इंदौर में सबसे ज्यादा नोटा को वोट देने का रिकॉर्ड बनता है या फिर भाजपा सबसे बड़ी जीत का जो दावा कर रही है वो होता है। चुनाव नीरस होने के कारण इस बार इंदौर में पूर्व के चुनावों की तुलना में मतदान कम होने की आशंका भी जताई जा रही है। पहले बेहतर मतदान होता था। इंदौर में कांग्रेस की तरफ से नोटा के प्रचार अभियान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तीखा हमला भी बोला है। सीएम ने कहा कि इंदौर में कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खोया है, अब बुद्धि खो रही है। क्या कुछ कहा डॉक्टर मोहन यादव ने, वो सुन लीजिए। फिर सीधा पुनीत विजयवर्गीय हमारे सहयोगी का रुख करेंगे। देखिए, नोटा ये कोई चुनाव चिन्ह नहीं है और ऐसे में कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खोया और अब अपनी बुद्धि खो रहा है। इनको शर्म आना चाहिए कि नोटा के ऊपर कोई वोट डलता है क्या? नोटा के ऊपर कोई नोटा चुनाव चिन्ह नहीं, नोटा ऑप्शन है अपने आक्रोश व्यक्त करने का। तो इसका मतलब कांग्रेस अगर हारती है तो वो निर्वाचन के खिलाफ जाती है। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहिए, जिस ढंग की स्थिति बनती है कि कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि उनका संगठन कहाँ कहाँ फेल हो रहा है, कौन कौन सी उनसे गलतियाँ हुई है। आगे आने वाले चुनाव में फिर मजबूती से लड़े। ये पराजय की लड़ाई अगर नोटा की बात कर रहे थे। और स्वच्छता और स्वाद की नगरी से जुड़ गए हैं पुनीत विजयवर्गीय हमारे सहयोगी। पुनीत, क्या कहती इंदौर की जनता और क्या है ये नोटा वोटा की लड़ाई? क्यों नोटा पर इतना कांग्रेस जोर दे रही है? जी नीतीश, देखिए नोटा पे जोर तो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस खुद प्रत्याशी विहीन है। यह पहली बार है इतिहास में जब इंदौर शहर में जो या तो बैलेट पेपर बोल ले या फिर अपन ईवीएम बोल ले, उसमें कांग्रेस का निशान ही नहीं होगा। तो अब कांग्रेस जब चिन्ह विहीन है तो वो सिर्फ नोटा की डिमांड कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि वो अधिक से अधिक नोटा दबाएं। लेकिन देखिए, नोटा का उसूल सीधा सा यह है कि नोटा कितना भी अधिक दबे उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में जो पिछली बार 5.5 लाख वोट से जीत हासिल करने वाले शंकर ललवानी हैं, वो इस बार और अधिक मतों से जीतेंगे। इसके अलावा मैं आपको नीतीश एक और बात बता दूं कि इंदौर में मतदान का प्रतिशत जरूर घटेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो परंपरागत मतदाता है वह बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि बहुत तेज गर्मी है। इसके अलावा छुट्टियां भी है तो लोग कम बाहर निकलेंगे। और इसके अलावा कई सारे लोग यह भी मान के बैठे हुए हैं जो बीजेपी के मतदाता है कि बीजेपी तो जीत ही रही है, हम क्यों जाके मतदान करें। हमारे क्या कह रही है पुनीत, जनता क्या कह रही है? अक्षय कांति बम के नाम वापस लेने के बाद और कांग्रेस की उम्मीदवारी ध्वस्त होने के बाद जनता जनार्दन, जहां भी आपसे बात हुई है, उनका क्या कहना है? चुनाव में रस नहीं रह गया? अब बिल्कुल नीरस चुनाव है इंदौर का, बिल्कुल 1% भी रस नहीं रहा है क्योंकि लोगों के पास अपोनेंट ही नहीं बचा है। एकमात्र ऑप्शन यदि है तो कांग्रेस डिमांड कर रही है नोटा की और बीजेपी वालों के लिए बीजेपी का चिन्ह है ही। और तो अगर थर्ड फ्रंट की बात करें पुनीत, बसपा और अन्य दलों की बात करें, उनके प्रत्याशी वो कैसा जोर लगा रहे हैं? कांग्रेस का प्रत्याशी पीछे हटने के बाद क्या उनकी भी जोर आजमाइश बढ़ी है कि वो अपना उसी ढंग से प्रचार कर रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए गाय भी है, एकमात्र बसपा है जिसका प्रत्याशी बीजेपी के सामने है, लेकिन वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, उनके बारे में लोग जानते नहीं है, शायद उनका नाम भी लोगों को पता नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस चाहती तो बसपा को समर्थन दे सकती थी, लेकिन जो उनका केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वैसा ही उन्होंने किया और अब वो नोटा को प्रमोट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए माहौल किसी का नहीं बचा है, नोटा का भी बहुत अधिक माहौल नजर नहीं आ रहा है नितेश, क्योंकि अभी जो विस्तार न्यूज और पुनीत हमारे सहयोगी कल जो भी इंदौर में हलचल होगी वो आपको पूरे दिन दिखाएंगे और जो अभी तक है वो भी दिखा रहे हैं। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इंदौर की फिजा, इंदौर में सियासी सरगर्मी किस तरह से घट गई है अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं ने एक तरफ जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार किया ही है, दिखा दिया, आपको बता दिया, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियों ने सोशल मीडिया पर भी जमकर कैंपेनिंग की है। चुनाव के बीच मतदाताओं तक पहुंचने के लिए दोनों ही पार्टियों ने जमकर प्रचार प्रसार किया है, कैंपेन किया है और जमकर धुआंधार प्रचार किया है। तो ये भी खबर आपको बता रहे हैं जाने के बाद कि ग्राउंड पर तो प्रचार प्रसार हुआ ही है, सोशल मीडिया पर भी जमकर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, तमाम जगहों पर भी पॉलिटिकल प्रचार जमकर किया गया है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश की तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बताई, विश्लेषण बताए और आपकी जागरूकता की भी जो जरूरी खबरें हैं वो भी आपको बता दी। ऐसी ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है विस्तार न्यूज में। बने रहिए, ताजा अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज।